वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। हम शुरू कर रहे हैं बीएससी बीएड 4th ईयर। आपकी यूनिट ये सेकंड चल रही है, यूनिट है सेकंड और पार्ट नंबर है आपका 20। सब्जेक्ट है आपका ये जूलॉजी। ठीक है, जो बुक चल रही है आपकी वो है आपकी जेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका ट्रांसलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है। और वो क्या अध्ययन किया, देखिए स्टूडेंट्स, कि हमें ट्रांसलेशंस के लिए एक तो क्या चाहिए, एक तो चाहिए mRNA चाहिए, और एक क्या चाहिए हमें, राइबोसोम। और राइबोसोम की कौन सी इकाई चाहिए? राइबोसोम की 30S इकाई चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए tRNA। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है? ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया में क्या होता है? ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? जो होता है वो होता है एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन किसका होता है? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ है एमिनो एसिड। सेकंड है वो क्या होता है कि जो एक्टिव एमिनो एसिड है, एक्टिव एमिनो एसिड जो होता है वो ट्रांसफर होता है। किस पर होता है? ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ऑन दी tRNA। यानी कि सेकंड स्टेप में जो एक्टिव एमिनो एसिड है वो tRNA पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। फिर आपकी तीसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है चेन इनिशिएशंस, यानी कि श्रृंखला का प्रारंभ होगा। और चौथी प्रक्रिया जो होगी वो चेन इनलोगेशन, यानी कि श्रृंखला दीर्घीकरण। और जो पांचवी प्रक्रिया होगी वो आपकी होगी चेन टर्मिनेशन। यानी कि ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया में मुख्यतः ये 5 पद संपन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिवेशंस ऑफ एमिनो एसिड। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन होगा, हमें पता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। और साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एमिनो एसिड अनएक्टिव रूप में रहते हैं। अर्थात इन एमिनो एसिड्स को हमें क्या करना है? चार्ज करना है। इन एमिनो एसिड्स को हमें क्या करना है? एक्टिव करना है। जब किसी भी चीज़ को जब एक्टिव किया जाता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए आवश्यकता होती है आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब इस एमिनो एसिड्स को जब हम एक्टिवेशन करेंगे तो हमें भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी होती है एटीपी के रूप में। और एनर्जी के साथ साथ हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और ये एंजाइम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये एमिनो एसिड्स क्या होगा? एमिनो एसिड एटीपी से ऊर्जा ग्रहण करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ए, यानी कि एएमपी इसके साथ जुड़ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा? एंजाइम भी जुड़ जाएगा, एएमपी एंजाइम। और बचेगा क्या? बचेंगे 2 फॉस्फेट निकलेंगे, और क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये तो बात थी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की। इसी प्रकार से सभी एमिनो एसिड्स क्या होंगे? एक्टिव होते जाएंगे। अब जो एक्टिव एमिनो एसिड्स है
एक्टिव एमिनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफ़र कहाँ करना होता है, टीआरएनए के ऊपर। यानी कि एक्टिव एमिनो एसिड्स जो है वो किस रूप में था, एक्टिव एमिनो एसिड्स और एंजाइम इसमें था, और ट्रांसफ़र किस पे करना है, टीआरएनए पर। जब ये टीआरएनए पर ट्रांसफ़र होंगे अर्थात ये एमिनो एसिड कहाँ पर जुड़ जाएंगे, एमिनो एसिड टीआरएनए के ऊपर जुड़ जाएंगे। जब एमिनो एसिड टीआरएनए पर जुड़ता है तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और एमिनो एसिड्स को टीआरएनए पर जोड़ना क्या कहलाता है, टीआरएनए की चार्जिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, हमें एएमपी प्राप्त होगा, और जो एंजाइम काम में लिया है वो एंजाइम बाहर निकल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है, ये क्या कर रहा है, ये सिंथेसाइज कर रहा है। एंजाइम क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। किसका सिंथेसाइज कर रहा है, एक इस प्रकार के टीआरएनए का सिंथेसाइज कर रहा है जिसके ऊपर क्या जुड़ा है, एमिनो एसिड जुड़ा है। अब जो ये टीआरएनए बनता है जिसके ऊपर क्या जुड़ा है, एमिनो एसिड जुड़ता है। अब इस टीआरएनए को क्या बोलेंगे, इस टीआरएनए को हम बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए। इस टीआरएनए को क्या बोलते हैं हम, एमिनो एसाइल टीआरएनए। तो स्टूडेंट्स देखिए कि ये एक एंजाइम था जिसके द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, क्या सिंथेसाइज हो रहा है, एमिनो एसाइल टीआरएनए। तो इस एंजाइम का नाम ही इसी के अकॉर्डिंग देंगे, और जो एंजाइम होगा वह होगा आपका एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। कौन सा होगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यानी कि ये एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा एमिनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ा जाता है, और टीआरएनए पर एमिनो एसिड्स का जुड़ना क्या कहलाता है, टीआरएनए की चार्जिंग कहलाता है। अब इतनी प्रक्रिया के बाद क्या शुरू होता है, इतनी प्रक्रिया के बाद प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। यानी कि ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि एक अपने पास क्या होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए। और आप स्टूडेंट जानते हो कि जो एमआरएनए होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। ठीक है, एमआरएनए के साथ साथ हमें क्या चाहिए था, 30S राइबोसोम। क्या चाहिए था, 30S राइबोसोम। और ये 30S राइबोसोम कैसे प्राप्त होता है, हमें पता है कि जो ये 30S राइबोसोम है, 30S राइबोसोम और 50 यानी कि प्रोकैरियोटिक में यदि बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में बात करते हैं, तो जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। यानी कि इसकी 2 सब यूनिट होती है। कितनी सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट। ये जो छोटी सब यूनिट है इसे 30S, और बड़ी सब यूनिट को क्या बोलते हैं, 50S। और ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो होती है ये साइटोप्लाज्म में क्या रहती है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस से पहले क्या रहती है, अलग अलग रहती है। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले क्या रहती है, अलग अलग। ये 30S और ये 50S। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एमआरएनए जिससे हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है, इस एमआरएनए, ये जो एमआरएनए है वो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से संयोजित होगा। कौन सी यूनिट से जुड़ेगा, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से जुड़ता है। अब जब ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से जुड़ता है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से जुड़ता है, तो देखिए स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर इसका कोड क्या होगा, AU
जी कोड होता है, AUG कोड होता है। और यहाँ पर कुछ 4-5 कोड छोड़कर, यानी कि 4-5 कोड छोड़कर कौन सी एक सीक्वेंस होता है, सिने-डिलीगरल सीक्वेंस होता है। और ये सिने-डिलीगरल सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग होता है कि mRNA, यानी कि जो ये राइबोसोम है ना 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम में एक एंटी सिने-डिलीगरल सीक्वेंस पाया जाता है जो mRNA पर उपस्थित सिने-डिलीगरल सीक्वेंस की क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो ये 30S राइबोसोम है इसमें एक 16S rRNA भी होता है, यानी कि 16S rRNA का एंटी सीक्वेंस और mRNA का जो सिने-डिलीगरल सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग होता है। अर्थात mRNA इस सीक्वेंस से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और कहाँ जुड़ जाता है ये, और ये जुड़ जाता है इस 30S राइबोसोम के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर लिया है कि जो 30S राइबोसोम से mRNA जुड़ गया है और हमने यहाँ पर क्या किया था, एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन कर लिया। और एक्टिव एमिनो एसिड्स जो होते हैं tRNA के ऊपर हम जानते हैं कि यहाँ पर 3' और ये 5', यानी कि ACC का सीक्वेंस है पाया जाता है। जो एक्टिव एमिनो एसिड होता है वो tRNA के 3 एंड से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। अब इस प्रकार से 3 एंड से कनेक्ट होना ही इस tRNA को क्या कहलाता है, ये tRNA की चार्जिंग है कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ ए tRNA। अब ये जो चार्ज tRNA है, ये चार्ज tRNA क्या होता है। अब देखिए जो tRNA होते हैं वो सभी एमिनो एसिड्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि जितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं उसी प्रकार के क्या होते हैं, ये tRNA होते हैं। अर्थात एमिनो एसिड्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, चार्ज tRNA होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये चार्ज tRNA है वो कहाँ जुड़ेगा, AUG के ऊपर। और हम जानते हैं कि AUG जो है, AUG ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है। ये मेथियोनिन को किसमें रिप्रेजेंट करता है, यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक में तो मेथियोनिन को, और यदि प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक किसमें, फॉर्माइल मेथियोनिन किसे प्रेजेंट करता है, फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रेजेंट करता है। यानी कि यूकैरियोटिक में ये मेथियोनिन को और जबकि प्रोकैरियोटिक में फॉर्माइल मेथियोनिन को। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमें इसे अफमेट भी लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में इसे अफमेट भी लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले कोड प्रारंभिक कोड है, तो प्रारंभिक कोड वाला ही tRNA चार्ज होगा या नहीं होगा। इसलिए ये जो tRNA होगा ये रिप्रेजेंटेड किसे करेगा, या तो फॉर्माइल मेथियोनिन को करेगा या मेथियोनिन को। इसलिए ये जो tRNA है इसलिए इसे अफमेट tRNA या फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA भी कहा जाता है। हमें पता है कि tRNA की ये कौन सी साइट होती है, tRNA की ये एंटीकोड साइड होती है। अब ये tRNA क्या करेगा भाई, अब ये जो tRNA है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये आपका mRNA है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और mRNA कहाँ जुड़ा है, एक राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ा है। अब देखिए राइबोसोम की ये छोटी इकाई है, छोटी सब में 30S इकाई से जुड़ा है। 30S इकाई से सिने-डिलीगरल सीक्वेंस के द्वारा ये जुड़ा होता है, और यहाँ पर इसका कोड क्या होगा, UAG कोड होगा। अब कोई अफमेट tRNA है, ये आपका अफमेट tRNA है। कौन सा tRNA है,
और अपमेट है टीआरएनए, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई चार्ड है एमिनो एसिड है, और यानी कि ये मेथियोनिन के लिए टीआरएनए है, तो ये एमिनो एसिड कौन सा होगा, अपमेट, यानी फॉर्माइल मेथियोनिन फॉर प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। यदि यूकैरियोटिक सेल होती तो ये मेथियोनिन है होता। अब इसके ऊपर क्या होंगे, इसकी ये एंटीकोड साइट है, इस एंटीकोड साइट के ऊपर इसके विपरीत क्या पाए जाएंगे, एंटीकोड है पाए जाएंगे, यानी कि एंटीकोड क्या होंगे, UAC, और UAC जो कोड हैं वो AUG के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड है हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इतनी प्रक्रिया होने के बाद अब क्या होता है, देखिए इतनी सब प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, देखिए कि हम जानते हैं कि जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम कितनी सब यूनिट के अंदर होता है, 2 सब यूनिट के अंदर होता है, एक तो 30S होता है और एक है 50S। अब इसकी जो बड़ी सब यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, 50S, यानी कि 50S सब यूनिट क्या होगी, इस 30S से क्या हो जाएगी, वापस कनेक्ट हो जाएगी, और इसे कनेक्ट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है मैग्नीशियम आयन की, यानी कि मैग्नीशियम आयन की सहायता से ये बड़ी सब यूनिट छोटी सब यूनिट पर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम पर मुख्यतः कितनी साइट पाई जाती है, राइबोसोम पर मुख्यतः 3 साइटें पाई जाती है। कितनी साइट पाई जाती है, 3 साइटें पाई जाती है। इसको तो बोलते हैं P, इसको बोलते हैं A, और इस साइट को बोलते हैं E, ठीक है। एक तो है P, A और है E, ये साइट है कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि जो किसी भी, अब हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन, किसकी बात करते हैं, चेन इनिशिएशन की, श्रृंखला प्रारंभ, यानी कि कोई भी प्रोटीन की अगर श्रृंखला प्रारंभ होती है उसके लिए कोड क्या होता है, AUG, और AUG से संबंधित जो टीआरएनए है उसे अपमेट टीआरएनए, जिसके ऊपर एंटी कोड है, वो इस पर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट हमेशा रिमेंबर रखिए कि जो इसका सबसे पहला अपमेट टीआरएनए होता है वो हमेशा ही सबसे पहले जो राइबोसोम की P साइट है, P साइट पर जुड़ता है। केवल और केवल अपमेट टीआरएनए ऐसा होता है जो सबसे पहले कहाँ पर जुड़ेगा, P साइट पर जुड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि राइबोसोम की 3 यूनिट है, यानी कि 3 साइट है, P साइट, A साइट और है E साइट। अब ये P साइट, E साइट और A साइट है क्या है, ये देख लीजिए, इनकी बात कर लेते हैं। राइबोसोम की ये 3 साइट, 3 साइट में सबसे पहले बात करता हूँ E साइट, E साइट, E को हम बोल देते हैं, इसे बोलते हैं एग्जिट साइट, एग्जिट साइट। और दूसरी जो साइट है, दूसरी जो साइट है वो आपकी पेप्टिडाइल साइट, कौन सी है, पेप्टिडाइल साइट, यानी कि पेप्टोड बॉन्ड बनाने वाली। और जो तीसरी साइट है इसे बोलते हैं एमिनो एसिड साइट, या इसे एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, एक्सेप्टर साइट भी कहा जाता है, यानी कि ये एमिनो एसिड को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो जैसे ही अपमेट टीआरएनए यानी कि इस AUG कोड से जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, चेन इनिशिएशन, यानी कि प्रोटीन की श्रृंखला क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोटीन श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है। स्टूडेंट जैसे ही प्रोटीन की श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है तो इसके बाद जो प्रोटीन की चेन की क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन की चेन की लंबाई बढ़ना क्या कहलाता है, चेन इलोंगेशन कहलाता है, यानी कि श्रृंखला दीर्घीकरण कहलाता है। तो श्रृंखला दीर्घीकरण कैसे होता है, अब स्टूडेंट्स देखिए कि जो ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करता है,
कि राइबोसोम mRNA पर यानी कि 5 डेज से 3 डेज की तरफ यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। जब राइबोसोम धीरे धीरे इधर की ओर मूवमेंट करेगा, जब राइबोसोम धीरे धीरे आगे की ओर मूवमेंट करेगा तो ये कोड भी क्या होंगे, कोड का स्थान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा, होता जाएगा नहीं होता जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये राइबोसोम आगे की ओर मूवमेंट करेगा तो ये जो अफमेट टीआरएनए था ये कहाँ आ गया, अभी अफमेट टीआरएनए क्या आ जाता है, ई साइड पर आ जाता है और ई से क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होता है कि हम जानते हैं कि mRNA पर ये कोड है, इन कोड के आगे भी और कोड होंगे या नहीं होंगे, इन कोड के आगे भी और कोड होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार से कोड होते हैं। अब देखिए, अब इन कोड से संबंधित, इस कोड के बाद इस कोड से संबंधित कोई भी क्या है, कोई भी एमिनो एसिड्स है, वो एमिनो एसिड्स क्या होगा, पहले की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्टिवेट होगा और संबंधित टीआरएनए को क्या करेगा, चार्ज करेगा, अर्थात संबंधित टीआरएनए से क्या हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा। और संबंधित टीआरएनए का क्या मतलब है, संबंधित टीआरएनए का मतलब है कि ऐसा टीआरएनए जिस पर क्या होगा, mRNA के विपरीत एंटीकोड पाए जाते हैं, अर्थात mRNA यदि किसी वेलिनिन को प्रदर्शित कर सकता है कोड, mRNA कोड सेरिन को, थायरोनिन को, किसी को भी प्रदर्शित कर सकता है। यदि ये कोड वेलिनिन के लिए है तो अब ये जो टीआरएनए है इस पर एमिनो एसिड कौन सा जुड़ जाएगा, वेलिन जो एमिनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब इस टीआरएनए को क्या बोलेंगे, 4 टीआरएनए है जो किसके लिए है, वेलिन के लिए है। अब ये जो टीआरएनए होगा वो कहाँ जाएगा, ये टीआरएनए आपका ए साइट पर आ जाएगा। अब ये टीआरएनए कहाँ जाएगा, आपका ए साइट पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये टीआरएनए ए साइट पर आ गया है और हमें पता है इस टीआरएनए के पास क्या है, इस टीआरएनए के पास क्या है, एक एमिनो एसिड होता है, इस टीआरएनए के पास एक एमिनो एसिड होता है। और ये राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम mRNA के ऊपर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, गति करेगा या नहीं करेगा। जब ये राइबोसोम mRNA के ऊपर मूवमेंट करता है तो क्या होता है, अब देखिए, अब ये जो राइबोसोम mRNA के ऊपर मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि ये जो टीआरएनए है ये तो यहाँ आ जाएगा एक्जी साइट के ऊपर और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले क्या होता है कि इसके पास जो एमिनो एसिड था, इस एमिनो एसिड की इसके साथ क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, इस एमिनो एसिड की इसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, ये बॉन्डिंग होती है, एक एंजाइम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इस एंजाइम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। और ये एंजाइम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये देखिए कि हम जानते हैं कि जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसकी राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट होती है 50S में एक प्रकार का क्या पाया जाता है, rRNA पाया जाता है। और 50S का यह 23 rRNA ही किसकी तरह कार्य करता है, राइबोसोम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, राइबोसोम की तरह कार्य करता है। अर्थात ये जो राइबोजाइम या राइबोसोम एंजाइम होगा ये क्या काम करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेज, इसे हम कहेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, यानी इस एंजाइम को क्या कहेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। यानी कि ये एंजाइम क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को इस एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड कर देगा। अब जैसे ही अब ये राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा तो ये वाला जो एमिनो एसिड था उसका साइट क्या आ जाएगी, पी साइट, और इसकी साइट क्या आ जाएगी, टी साइट, ई साइट।
तो ये जो tRNA जब ई साइड पर आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, यानी कि ये साइड क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अर्थात यहाँ से ये बॉन्डिंग टूट जाएगी और बॉन्डिंग टूटकर यहाँ पर कोई ये tRNA यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आती क्या हो जाएगा, यहाँ आती यहाँ पर इसके साथ कोई एमिनो एसिड है और जिसके साथ पहले tRNA का भी क्या हो जाएगा, एक पेप्टिडो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में बॉन्ड बनकर दो एमिनो एसिड क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ से पहले वाला tRNA यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया। अब देखिए ए साइड फिर खाली होगी या नहीं होगी। अब ये जो राइबोसोम है वो क्या होगा, आगे की ओर है बढ़ेगा। राइबोसोम क्या है, आगे की ओर है बढ़ेगा। अब जब राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कोई अन्य एमिनो एसिड्स के लिए प्रयुक्त चार्ज tRNA आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब ये प्रयुक्त चार्ज tRNA है, इसके ऊपर भी क्या होगा, एक कोई एमिनो एसिड है होगा। प्रयुक्त चार्ज tRNA इसके ऊपर भी क्या होगा, एक कोई एमिनो एसिड है होगा। फिर वही प्रक्रिया होगी तो वही प्रक्रिया क्या होगी कि यहाँ पर पेप्टिडो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, अर्थात 3 एमिनो एसिड्स की बॉन्डिंग हो जाएगी और ये वाला tRNA यहाँ और यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, आउट। इस प्रकार से जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रकार की प्रक्रिया में जो चेन है वो चेन की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है और प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण होता जाता है। इस प्रकार से चेन की लंबाई बढ़ना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं चेन इलोगेशन। इसे क्या बोलते हैं, चेन इलोगेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखिए, कुछ हम चीज़ें आगे और समझने की कोशिश करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के पास कितनी सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है। एक सब यूनिट ये, एक ये और एक ये, और इस सब यूनिट पर ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, यानी कि ये एग्जिट है, ये P है और ये A है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से mRNA के ऊपर ये राइबोसोम चलता जाएगा, यहाँ पर कोई एमिनो एसिड जुड़ता जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो एमिनो एसिड राइबोसोम पर जुड़ता है वो ऐसे ही नहीं जुड़ता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए आवश्यकता होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी जो है हमें किसके रूप में मिलेगी, ये एनर्जी GTP के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है, GTP के रूप में मिलती है। तो स्टूडेंट आप देखिए कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे mRNA के कोड के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने आपको 3 कोड ऐसे भी बताए हैं जो स्टॉप कोड के नाम से जाने जाते हैं। अब यदि mRNA पर ये तीनों स्टॉप कोड कहीं से आ जाते हैं तो स्टूडेंट ये बताइए कि राइबोसोम को तो आगे की ओर गति करना ही करना है। यहाँ का एमिनो एसिड यहाँ पर, एमिनो एसिड चार्ज tRNA यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से एग्जिट हो जाता है। जब ऐसे कोड आ जाते हैं, यानी कि स्टॉप कोड पर जब ये राइबोसोम आ जाता है तो ये साइड वैकेंट रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। ये साइड वैकेंट रहने के कारण क्या होगा, देखिए यदि ये कोई एक मकान मान लीजिए, जब कोई खाली मकान पड़ा है जिसमें कोई नहीं रहता है, यदि वो खाली पड़ा है तो उसमें कोई अन्य फैक्टर या अन्य कारक आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, कोई और लोग भी आकर रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से यदि इसमें एमिनो एसिड नहीं है तो कुछ फैक्टर इसके अंदर क्या जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब ये फैक्टर के कारण ये साइड क्या है, एम्प्टी है। राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ेगा तो इसमें पेप्टिडो ट्रांसफरेज की प्रक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की बॉन्डिंग भी नहीं होगी। जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपका था ट्रांसलेशन, और इससे पहले हमने पढ़ लिया है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन आज आपका यहीं समाप्त होता है।